आयोजन विशेष है, गरिमामय है और हम सभी के लिए गर्व का विषय है। यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप जी धनखड़ जी के स्वागत हेतु। यह कार्यक्रम आदरणीय सांसद श्री लहर सिंह जी सिरोया की प्रेरणा और पहल पर आयोजित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में अनेक प्रतिष्ठित हस्तियां, उद्योग जगत के अग्रणी, समाज सेवीगण और विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जन उपस्थित हैं। हम सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे बीच पधारे हैं अब आज का कार्यक्रम हम राष्ट्रगान से शुरू करेंगे। आप सभी महानुभावों से मैं विनती करता हूं कि राष्ट्रगान के सम्मान के लिए आप सब खड़े हो जाएं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइज फॉर द नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। अब मैं विशेष सम्मान और गर्व के साथ स्वागत करता हूं भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का। बेंगलोर के समाज को लंबे समय से आपसे साक्षात मिलने और आपको सुनने की इच्छा रखते थे और आज वह अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आपका यहाँ आगमन हम सभी के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है और आपका हार्दिक स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री थावरचंद जी गहलोत जी का, जिनकी गरिमामय उपस्थिति आज के कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रही है। हम आपका भी सादर अभिनंदन करते हैं। और मैं स्वागत करता हूं कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री डी.के. शिव कुमार सर का, जिनकी उपस्थिति से आज के कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान हो रही है। सर, हम आपका भी सादर अभिनंदन करते हैं। देवियों और सज्जनों, कभी कभी कोई एक व्यक्ति पूरे समाज के लिए ऐसा द्वार खोलता है जो केवल उसका नहीं, हम सबका सौभाग्य बन जाता है। आज का ये भव्य और गरिमामय अवसर भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी से मिलने और उन्हें सुनने का हम सबको प्राप्त हुआ है। आदरणीय सांसद और हमारे अपने श्री लहर सिंह जी सिरोया की सोच, भावना और प्रयासों के कारण बेंगलुरु का समाज इस आयोजन के लिए और इस सौभाग्य के लिए आपके प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता है। अब हम इस विशेष अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का औपचारिक रूप से अभिनंदन एवं सम्मान करना चाहते हैं। धनखड़ जी संविधान, न्याय और समाज की आवाज है। हम सभी के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि आज हमें इस मंच पर आमंत्रित करने और उनका सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कृपया हमारा सम्मान स्वीकार करें।
मैं निवेदन करूंगा आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय का सम्मान करने के लिए श्रीमान लहर सिंह जी सिरोया साहब, श्रीमान इरफान रजाक जी, श्रीमान राहुल बालडोटा जी और श्रीमान विजय मंधाना जी कृपया आगे पधारें और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का सम्मान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसके बाद FKCCI के पदाधिकारी आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा उनके श्रीमान MG बालकृष्ण सर प्रेसिडेंट, मिस कीर्ति बालकृष्ण, मिस उमा रेड्डी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, श्री K लक्ष्मण पास्ट प्रेसिडेंट और श्री K रामस्वामी पास्ट प्रेसिडेंट एंड श्री संजय बासिन, प्लीज बी रेडी। अब हम सभी के बीच उपस्थित है कर्नाटक के राज्यपाल परम आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी। सरल व्यक्तित्व, विनम्र स्वभाव और सेवा के प्रति दृढ़ निष्ठा के प्रतीक राज्यपाल महोदय का सार्वजनिक जीवन 5 दशकों से अधिक का रहा है। अपनी निष्कलंक छवि और दूरदर्शिता से देश की सेवा की है। आज के इस गरिमामय मंच पर उनकी उपस्थिति हम सभी के लिए गौरव का विषय है और इस आयोजन की प्रतिष्ठा को और ऊंचा करती है। मैं सादर अनुरोध करता हूं श्री दीपक कुमार जी, श्री नरेंद्र मांडो जी और श्री धर्मेश जी रांका कृपया गवर्नर साहब का सम्मान फेलिसिटेशन करने के लिए आगे बढ़ाएं। FKCCI के मेंबर्स और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब का फेलिसिटेशन हो रहा है। अब मैं निवेदन करता हूं सर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को प्रणाम करते हुए मुझे बड़ा एक संकोच हो रहा है आज यहाँ कि मुझे जिन्होंने राज्यसभा में भेजा वो सब आप लोग नीचे बैठे हैं और मैं आज ऊपर हूँ। फिर भी हमारे सभापति जी का आदेश है, हम अवहेलना नहीं कर सकते। ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। आज आपके साथ महामहिम भी हमारे बीच पधारे हैं और मेरे मित्र और राज्य के जुझारू नेता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री
उप मुख्यमंत्री श्री डी.के. कुमार जी में विराजमान हैं। और आज हम जब आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय का पराक्रम का प्रणाम करने इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जिन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति और देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति जो आपका कमिटमेंट और आपका साहस रहा है, सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी, और जिस तरह से ये सामना करते रहे हैं, उनको प्रणाम करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और हमारे मित्रों की बड़ी इच्छा थी कि आपका दर्शन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको समझने के लिए, और आपके सबके आग्रह पर मैंने जब आपको निवेदन किया, आपने सहर्ष अनुमति प्रदान की और आज अपने व्यस्ततम समय में से आज यहाँ पधार कर मेरा मान बढ़ाया है, मुझे उपकृत किया है। मैं आप सबकी तरफ से उनको धन्यवाद करता हूँ, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मेरे लिए अजीब संयोग है, सुखद संयोग है कि मैं ऐसे समय में राज्यसभा में गया जब हमारे आदरणीय धनखड़ जी उसके सभापति के लिए चुने गए उसी समय कालखंड में, और ऐसे समय में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हमारा अमृत काल से गुजर रहा है और प्रगति के विकास में कई कदम उठाए गए हैं इस दौरान, ऐसे समय में मेरे राज्यसभा में रहना और देश की प्रगति के लिए इस राज्यसभा में मेरे कार्यकाल में और आपके कार्यकाल जो करीब करीब साथ में शुरू हुआ था, ऐसे कई विधेयक लाए गए जो देश के हित में बहुत दूरगामी परिणाम रखते हैं, जैसे महिला आरक्षण और भारतीय न्याय संहिता BNS, ऐसे बिल जो हमारे राज्यसभा में बहुमत नहीं होते हुए भी आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सभापति जी की प्रेरणा से, उनकी कुशलता से भारी बहुमत से विधेयक पास हुए हैं और उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इस अवसर पर हम जिस काल से गुजर रहे हैं, जिस काल से गुजर रहे हैं, सेनाओं का पराक्रम भी आपने देखा है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। और मैं इतना ही फिर कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में जब हम कई दौर से गुजर रहे हैं, तो आपका कुशल नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत सहयोग बन रहा है और इसलिए हम आपका प्रणाम करते हैं। और चूंकि मैं आज बड़ी विकट स्थिति में हूँ, डर भी रहा हूँ, क्योंकि राज्यसभा में बोलने के लिए हम कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन हमको आज जब बोलते हैं आपके सामने विराजमान है आदरणीय हमारे गवर्नर साहब भी विराजमान हैं, तो मैं ज़्यादा इसमें कहते हुए मेरा जो उद्बोधन है मैं थोड़ा उसमें इंग्लिश में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे कि आप हमारे को स्पेशल मेंशन के लिए आप हमारे को समय देते हैं, तो यही मैं आपकी अनुमति से, इट गिव्स मी ग्रेट जॉय टू वेलकम द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी फॉर दिस IIT. It is also my pleasure to welcome the Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawarchand Gehlot ji, on this special occasion. And I also welcome our dear friend and Deputy CM Shiv Kumar ji also. And my heartfelt welcome and thanks to all of you who are present here today to make this event a very warm and significant affair. If you ask me why I decided to organize this IIT, I perhaps will not be able to offer a definite answer. I simply wanted to celebrate the presence of our President, Vice President in our garden city. I would not mind confessing that I have developed a special affinity and respect for him ever since I have watched him closely and interacted with him in the Rajya Sabha.
equanimity and enormous patience in the upper house of parliament has convinced me that he is among the force that constantly services to protect the institution of this great nation. He has neither been cowered down nor has been missed his words when national interest and national prestige has been at stake. He also has a great capacity of sufferings. He is a true democrat who does not mind harsh criticism to go alongside discussion inside the outside in Rajya Sabha. Outside and inside the Rajya Sabha. It is to celebrate such learned, warm and tolerant personality that we have all gathered here today. It has been one of the rare honors of my life to be able to personally welcome Dhankardji. My sincere thanks to Vice President of India for accepting the invitation and for permitting us to honor him. As a small token of our appreciation, we have presented him with a Mysore gold leaf painting Goddess Chamundeshwari, the Mahishasur. It is a symbol of the victory over injustice and evil. I don't think I need to elaborate the importance of this symbol for the times we live in. भाइयों, जब मैं नीचे आपका स्वागत कर रहा था तो आपने ये मेंशन किया कि मैं उदयपुर से हूँ और मैं उदयपुर से हूँ, मेवाड़ से हूँ और मेवाड़ की तरफ से, धरती की तरफ से, मेवाड़ की जनता की तरफ से और देश की सारी राष्ट्रवादी जनता की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने माना का सांगा पर जो कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई तो उसका जिस तरह से आपने विवेचन करके जिस तरह से सब लोगों को चुप कराया और जो राज्यसभा में वो रिकॉर्ड में है, इसलिए मैं महाराणा सांगा जो हमारे महान योद्धा रहे हैं और वर्षों तक जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है देश के लिए, उनके प्रति जो आपने सम्मान दिखाकर हम सबका गौरव बढ़ाया है, मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और अपनी बात समाप्त करते हुए और बहुत बहुत फिर मैं आपको पुनः एक बार और हमारे सब जो साथी आए हैं, हमारे मंत्री जी जाट साहब विराजमान हैं, व्यक्ति सुरेश जी आए हुए हैं, हमारे चलाली नारायण स्वामी जी भी हैं, आर अशोक हमारे लीडर बाबू शफी भी आए हैं और सब जो और MC सुधाकर साहब भी हैं और हमारे रवि सुमन जी हमारे MLA हैं और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से जो योगी जी के नेतृत्व में हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी पधारे हमारे आग्रह पर, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज आप सब जो बड़े उद्योगपति विभिन्न समुदायों के आए हुए और आज देश में जो एक ये पहलगाम के बाद जो वातावरण आ रहा है देश की एकता का, वो हमने देखा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग कैसे एकजुटता से इस संकट के लिए खड़े हुए हैं और उसका प्रतीक आज ये है, आज हमारे साथ में सब समुदाय के लोग, सब वर्गों के लोग हैं। मैं आप सबका जो आपने आमंत्रण पधारे, मैं सबका नाम नहीं लेते हुए मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ और आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस तरह मेरा आप उत्साह बढ़ा रखें। पुनः मैं आपका स्वागत और धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेंगलोर वासी धन्य हो गए हैं क्योंकि हमारे बीच आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी पधारे हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जो विनम्रता, विद्वता, सरलता और संवेदनशीलता का अद्भुत संगम है। सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। एक जोरदार तालियों से हम सब आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करेंगे और उनके विचार हम सुनेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। आपके प्रदेश के सुयोग्य अनुभवी महामहिम राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, जब मेरा चयन किया गया
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आप एक दल के सर्वोच्च निर्णायक मंडल के सदस्य थे। आपके प्रदेश के अत्यंत अनुभवी, दूरदर्शी उप मुख्यमंत्री श्री डी.के. शिव कुमार जी, विधि का संयोग ऐसा रहा कि 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य बना और आप विधानसभा के। हम दोनों को सौभाग्य मिला मंत्री बनने का, आपको राज्य में और मुझे केंद्र में। जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत मुश्किल है और मैं मेरे पेशे में इतना लिप्त था कि मुझे उस रास्ते से अलग हटना पड़ा, पर आपके सुयोग्य उप मुख्यमंत्री 1989 से लगातार विधानसभा में विदाउट एनी इंटरप्शन हैं। ऐसा उदाहरण शायद ही कोई अपने देश में मिलेगा। श्री M.C. सुधाकर, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, किसी भी संसदीय प्रणाली में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान विधायिका का है और विधायिका परिभाषित होती है सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष से। प्रतिपक्ष के नेता श्री R. अशोक जी, श्री चेलवाड़ी नारायण स्वामी प्रतिपक्ष के नेता, श्री B.S. सुरेश मंत्री राज्य सरकार, इस कार्यक्रम के लिए मैं आभारी हूं राज्यसभा के सांसद श्री लहर सिंह सिरोया जी का। मूलतः राजस्थान से आते हैं, उदयपुर से, और मेवाड़ के बारे में आपने चर्चा की। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़ में हुई। मैंने भी उस भूमि का तप देखा है, उस भूमि का पराक्रम देखा है और उस भूमि का शौर्य देखा है। महाराणा प्रताप हो, महाराणा सांगा हो। यहाँ मेरे सबसे पुराने मित्र राज्यसभा के पूर्व सांसद श्री महेश पोद्दार भी हैं। सरल स्वभाव के पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम दोनों में एक बात और भी कॉमन है। वी बोथ आर मेंबर्स ऑफ द डॉटर्स क्लब। श्री वीरप्पा जी, एक्स MLC, श्री KJ जॉर्ज, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, देश के सबसे बड़े प्रांत से, जिस प्रांत के शासन ने दुनिया में अमिट छाप छोड़ी है, जहां बदलाव 2017 के बाद 180 डिग्री आया है, जहां कानून की अव्यवस्था प्रदेश का परिचायक बन गई थी,
उस देश में ऐसा कानून का राज स्थापित करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस प्रांत से श्री दिनेश प्रताप सिंह आते हैं। Very distinguished people are present here, and there are bound to be omissions. I seek your indulgence for overlooking presence of some of them who are known to me. This is indeed a very important convergence of builders and businessmen from Bangalore. Bangalore in the country is one of the top 3 in terms of demographic situation, economic progress. Mumbai, Delhi, Bangalore. At the outset, I would like to express my sense of condolence for the unfortunate event, condolence to the family of the bereaved, and I wish the injured speedy recovery. Distinguished audience, the nation suffered a major agony at Pahalgam. There was brutality, barbarity, and there was killing that was targeted. Might of Bharat was challenged. Our civilization was strained. But this is an occasion for us to salute our armed forces. They struck decisively. They struck to the entire global acclaim. The Operation Sindoor attained its object with precision, calibrated and targeted destruction. Muridke and Bhaulpur bear testimony to the might of our armed forces. The world does not require any proof for the simple reason the coffins were taken to Kabristan accompanied by military officials of that country, politicians of that country, and terrorists. Bharat, home to 1/6 of humanity, has sent a categorical message to the entire world. Bharat will no longer tolerate terrorism. And that is why the potency of our BrahMos manufactured in Bharat was demonstrated by the intended devastation at Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba headquarters. I have no words to express my gratitude along with all of you for the valor of our armed forces. But on this occasion, being amongst people, I seek to share my thoughts, be it economy or national security. You people have to play a great role. The role is critical because days of conventional war are gone. War has to be fought on technological prowess. And when it comes to defining, Honorable Deputy Chief Minister, India's technological power, technological prowess,
we have to remember Bangalore. Its talent, its contribution. Bangalore has become envy of the world. It is a place where our young minds have done wonders. Institutions and corporates of global eminence have emanated from this place. I would therefore urge that this crucible of innovation that has catalyzed big changes in the past has a greater challenge now, because we are living in a different era now. Disruptive technologies, artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, blockchain and the kind are the new norm. These are challenges that can be converted into opportunities. Otherwise, these challenges will not be wholesome for our economy. And therefore, optimal efforts are to be made to ensure our resources, human resource, are channelized to bring about big change in technology harnessing. And that is a challenge to the corporates, business, trade, and industry, that we must engage in research of the highest order. It is our research capacity that will define how powerful Bharat will be in the world. Our technological penetration, our technological innovation will define how secure we are. Peace is fundamental to growth of business, harmony for the people. Peace is never bargained. Peace comes from a position of strength. It comes from a position of power. Greatest peace is secured when we are ever prepared for war. There was a time when industry did not have much role to play beyond manufacturing armory, lethal arsenals. But now, industry has to contribute totally in a different group, and that group is technology. And in this group, we have to lead the world by research, because research alone is the spinal strength in long term. If we take pride in sending a global message by getting deep into international border, it was nothing but technology. It was BrahMos, made in Uttar Pradesh, Uday Pratap ji. It was Akash that gave us the cover. But all these are created by technology. And therefore, I am at the right place, because Bangalore is a place where talent thrives, where talent blossoms, where industry takes wind and wings to the knowledge of the entire global community. And therefore, the most daunting challenge, the solution lies in Bangalore. Last 10 years, distinguished audience, India has seen extraordinary development, exponential economic upsurge, phenomenal infrastructural growth, deep digital technology penetration up to the village. We have been the fastest growing economy in the world amongst large economies
during this period. We have traversed from position 11 to get into single digit, to get at slot number 5, to get at slot number 4, and now we are aiming very shortly to be the third largest global economy in the world. But to politicians, we have senior amongst us, and to industry, I wish to pose a question to you. Bharat is no longer a country with potential. Bharat is on the rise as never before. The rise is incremental, the rise is unstoppable. But we have to do more, and I'll tell you why. Viksit Bharat is no longer our dream. It is our object. For sure, we'll attain that object. But to achieve that object, we will have to take quantum leap. And the quantum leap has to be taken by increasing manifold per capita income. Size of the economy is fine, but we have to see our economy rise status while juxtapositioning our demographic size. We are 1.4 billion people. And therefore, on empirical estimate, there will have to be 8-fold increase in the per capita income. Now, in this growth engine, the people before me, with whom I am sharing my thoughts, are the most vital stakeholders. The engine of growth can fire on all cylinders, given your contribution. But one thing is, people in industry, unlike people in politics, Shivkumarji, people in industry are satisfied by balance sheets. People in politics are not. They keep on contributing to rise higher. And therefore, emergence of greenfield projects in the country is not at the pace at which it should be taking. I appeal to you, please think, converge in clusters to have greenfield projects. To increase capacity of the same project is fine. But if you have greenfield project, there will be equitable distribution of employment, opportunities, and growth potential. The second aspect is, I come from a farming community. The farm sector plays a critical role in the growth trajectory of the nation. But at the moment, the contribution of the farm sector is limited to producing agro products and marketing it. They are not part of the marketing mechanism. The farm sector is not part of marketing chain. Industry is primarily based on agro produce. Now industry will have to brainstorm, scratch their brains to bring about greater synergy between the farm and the industry. The farmer will have to be handheld. There will have to be entrepreneurs from farm sector. I call them agripreneurs. But they cannot be there on their own. Food processing is one fundamental factor. Number of industries, value additions can take place. It is technology which will determine
that if there is production in abundance, the farmer obviously loses because the prices go down. These are driven by the market. How do we sustain the price? We sustain by adding value to the abundant production at the farmland or close by. The spectacle of tomatoes being put on the road is not good for our national mindset. We must evolve a mechanism where if there is abundance, there can be mobile industrial units to convert into raw material and send it to the concerned industrial sector. So time has come for the corporates to share their profits with the farm sector. Remember, your investment, be it in research or in farmland, will be an investment for your gain. It will make up for emergence of sustainable economy. I also urge corporates, business, trade and commerce that we need to subscribe to a concept of economic nationalism. When I was a member of parliament and a minister, and that was about 3.5 decades ago, our precious gold had to be airshipped to Switzerland to be placed to 2 banks because our foreign exchange reserve was around $1 billion US. Now it is more than $700 billion US. But just imagine if we stopped importing items that are made in this country, it would not be $700 billion US. It will be more than $800 billion US. Because we import from kites, candles, diyas, furniture, curtains, garments, and we do 3 things immediately that are detrimental to our economy. 1, we snatch work from our own people. 2, we blunt entrepreneurship. And 3, we create a hole in our foreign exchange. Now, how to do it? There are 2 ways. 1, people can do it. But there's an easier way, because imports are by corporates, trade, industry, and business. You need to decide. This is not for the government to decide because we have global regulatory regime. But people can decide. Mahatma Gandhi is remembered for giving cutting edge to our freedom movement because he called upon people to believe in Swadeshi. Our present Prime Minister Narendra Modi has given it a new dimension. Be vocal for local. I beseech you, please converge all associations. Take a view on it. The nation will be ever grateful. And when we import from countries that in times of crisis turn out to be inimical to our interests, they threaten our security collaterally. Why should we not show patriotism? I therefore come to another aspect. Political parties in the country will have to bring down the political temperature. The dialogue between political parties cannot be of confrontation. The dialogue has to be soothing. Democracy is defined, friends,
by dialogue and discourse. वेदांत का सिद्धांत है प्रजातांत्रिक मूल्यों का बखान बिना अभिव्यक्ति की आजादी और वाद विवाद के बिना नहीं हो सकता। जिसको हम अनंतवाद कहते हैं उसका क्या मतलब है? आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है। यदि अगर कोई आपकी अभिव्यक्ति के अधिकार पर कुठाराघात करता है, कुंठित करता है या रेगुलेट करता है तो प्रजातंत्र के अंदर कमी आती है। पर अभिव्यक्ति का आधार इतना बढ़ जाए कि दूसरे की बात ही नहीं सुनी जाए और अभिव्यक्ति करने वाला यह समझ जाए कि जो मैंने कह दिया वो अंतिम वाक्य है, मतलब वाद विवाद को समाप्त कर दिया। My own experience in life is that while you must be proud of your point of view, but never forget there is always the other point of view. And the other point of view, more often than not, is the correct point of view. Because democracy has no place for ego or arrogance. But if the discourse is polluted, the political temperature goes high. That is not good for the nation. I therefore appeal to all political parties, issues of national security, issues connected with our nationalism, issues connected with development, must be viewed from national prism, not partisan prism. I do not doubt for the least the political sagacity of people in political terrain, and they are available in all political parties. And India is a thriving federal society where there has to be sync between center and the state. And time for therefore, there has to be dialogue amongst political leaders, political parties. Absence of that dialogue will not be good for our national mindset. Let me invite your attention with respect to two other disturbing features. We challenge public order in the country. Public order challenge is challenge to democracy. How can we have a mindset where people take to streets to challenge public order? That is not good. I was making reference to the Pratapji, the state he comes from. Public disorder was the order of the day in Uttar Pradesh, and now public order is the order of the day there. And secondly, imagine public property being destroyed, looted, set to arson, private property. These people must be named and shamed. The system must move very fast. We cannot suffer these people whose mindset is not nationalistic. We therefore have to develop a temper. The Honorable Governor was telling me that whenever an Indian goes abroad, he epitomizes discipline, decorum, belief in law of that country, be it on road or otherwise. The moment he lands in this country, things go for a tangent. And therefore, we have to start with education. There can be no better place than Karnataka Deputy Chief Minister. There can be no better place than Bangalore to reflect on educational institutions of eminence. And we must start from our homes. हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा
बड़ों का आदर करो, गुरुजन का आदर करो, पड़ोसी का आदर करो, समाज का आदर करो। बच्चों को सिखाना पड़ेगा पर्यावरण का ध्यान दो, बच्चों को सिखाना पड़ेगा स्वदेशी ग्रहण करो, बच्चों को सिखाना पड़ेगा नागरिक का दायित्व क्या है। ये हमारे वेदों में परिलक्षित है। एक बार सिखा देंगे, चमत्कारिक नतीजे हमारे सामने आएंगे। In Bangalore, I wish to make another important reflection. When I talked of economic nationalism, that was importing items made in the country. Now I come to import of items not made in the country. Please work for import substitution. Sector-wise, you must identify why are we importing these items. And therefore, the corporates are multi-layered. There are big giants. There's a second layer, there's a third layer. But most promising, according to me, is a second and third layer. And more important than that, the class of entrepreneurs. Because let me address my young friends. International Monetary Fund accorded India for being a global destination of investment and opportunity. That was surely not for government jobs. It was for opportunities. So let our youth remember, they can take to startups. They can give wings to their ideas. They need to know that opportunities for them are ever enlarging. Bharat today is bristling, bubbling with an environment of hope and possibility. There is an ecosystem by affirmative governance policies that every individual can exploit his or her talent to the fullest extent and realize dreams and ambitions. But you have to take the first step. Encourage and handhold entrepreneurs. Please do not compete with entrepreneurs. Entrepreneurs must get full support from you. That is, since you are in business, trade and commerce, you know global challenges are emanating day in and day out. Global conflagrations are not receding. Ukraine, Russia is becoming virtually open-ended war. Hamas, Israel. Supply chains are getting disrupted. In this challenging environment also lies a reservoir of opportunities. When the world is defined by uncertainty and unpredictability, the genius strikes at the root and charges ahead. It is time for us to avail the opportunity. I am grateful for your patience, your presence. I have shared some of my thoughts. I would be delighted to invite industry leaders to visit new building of Parliament as my guests, and my OST will be in touch with the Honorable Member Parliament Rajya Sabha to coordinate it. There I will have the occasion to lay bare certain things which cannot be said on public platform. Am I right, D.K. Shivkumarji? Because public platform discourse has limitations. So I have articulated with utmost constraint and restraint, subject to this limitation. Thank you so much. Namaskar. For vote of thanks.
Good evening to all of you. I'm very happy to be a part of this great evening. Honorable Vice President was so kind enough to come to Bangalore and to be a part of this IT hosted by our friend Parliament Member Mr. Leher Singh Ji. Thank you, sir, on behalf of Bangalore and Government of Karnataka. And Excellency, our Governor of Karnataka, Gehlot Sahab is here, kind enough to be a part of Karnataka. Our Vice President, I know him since long time, a great parliamentarian, a great advocate himself, was a Parliament Affairs Minister also very long back. We have seen him, a humorous leader who knows all sections of the society. I think his thought, his directions, his belief has brought him to his great heights. So on behalf of all of us and all the Bangaloreans and Karnataka, I would like to thank him for spending a lot of time and giving a great direction to us, sir. I would like to assure you, India has to grow strong. We believe governments can't do. Today, we could see great tycoons here who has built Bangalore. The great industrialists are here, educationists are here, politicians who have been a part of progress of Bangalore or Karnataka here. We would like to assure you, we will take India to the great heights. We will like to work in the federal structure. And I assure you, sir, we are part of India, and the Bangalore and Karnataka growth will be a part of this international globe arena. Once again, though my friend Leher Singh requested me to speak earlier, I said no. My Vice President also asked me to speak earlier, but I refused. But time is not with us. Anyway, sir, Mr. Leher Singh, a very lucky man, though coming from Rajasthan, is controlling all of us. We all have, on his invitation, we all are here. I would like to thank our Governor Sahab, a great leader who have been the leader of the Rajya Sabha earlier. We expected more, but still he is here. He has got the very unique state, very homely state. Today, Leher Singh has made the religious leaders, industrialists, developers, politicians, educationists, though the number may be less, but every one who has been here are a dot and a point to be recognized. So the Excellency, the Governor and the Vice President of this country is here to join us together. He has given a direction to all of us. So I thank for Leher Singh for giving an opportunity. Once again, I thank all of you for coming to this small evening tea, high tea, and I wish you all the best and enjoy the day. Thank you, sir. Thank you very much. May I now request all of you to kindly rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। अब मैं आप सभी को विनम्र आमंत्रण देता हूं कि आप प्रांगण में आयोजित हाई टी में पधारें और आपसी संवाद और सद्भाव के इस क्षण का आनंद लें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।